आज का हमारा टॉपिक है JCERT की कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का अध्याय 10 राजनीतिक विकास। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत लंबे समय तक एक शासन तंत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर व दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य भारत के पश्चिमी भाग में नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश, इन तीनों का उदय हुआ। कालांतर में गुप्तों ने इन्हें अपनी सैनिक क्षमता एवं कूटनीति के बल पर अपना समर्थक या अधीनस्थ बना लिया एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का शासन अत्यंत विख्यात है। अनेक विद्वानों ने इस वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण या स्वर्ण युग का काल माना है। गुप्त शासकों ने मौर्य के पश्चात सातवाहनों और कुषाणों के अतिरिक्त पुनः भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। गुप्त काल की जानकारी हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। आते हैं हम समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त एक महान विजेता एवं पराक्रमी शासक था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि कर इसे एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इसमें समुद्रगुप्त को महान योद्धा, विद्वान व एक कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर पूरे साम्राज्य में सुख एवं शांति का राज्य स्थापित किया। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पे। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का सबसे श्रेष्ठतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। शासक बनने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार, सैन्य अभियान व वैवाहिक संबंध बनाकर स्थापित किया। वह एक वीर योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं निपुण कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना, पुस्तक और लेखक। पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक है कालिदास। मेघदूत कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, हर्षचरित बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट। अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। मंत्रियों को वेतन नगद भी दिया जाता था। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्रोत से संचालित थी। प्रांत, इसका अर्थ देश, अवनी या भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था। ज़्यादातर उपरीक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे। गुप्त काल में भूमि कर उपज का 6वां भाग होता था। अब आते नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दक्षिण बिहार के राजगीर, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थित था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्यापन विशेष रूप से होता था। यहाँ शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ का विद्यार्थी रह चुका था। आगे आते हैं गुप्त वंश के बाद के शासक। पहला है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज को बनाया था। कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र में लिखी है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी हर्षवर्धन के शासन की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक एक बड़े भूभाग पर शासन किया। उसके साम्राज्य में जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल व वल्लभी का क्षेत्र शामिल था। हर्षवर्धन के काल में नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित नाटककार और कवि भी था।
उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों और अमलों यानी समूहों के बंदोबस्त के लिए और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। अब आते प्रशासनिक व्यवस्था। हर्षवर्धन स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में रुचि लेता था। मंत्री परिषद शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में राजा की सहायता करती थी। बाण भट्ट के अनुसार अवंती युद्ध एवं शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाथ हर्ष का महासेनापति था। हर्ष के समय में अधिकारियों को वेतन नगद व जागीर के रूप में दिया जाता था। राजस्व के स्रोत में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य, बलि। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन ने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। आगे जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के कुछ अन्य राजाओं के नाम हैं: महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, अपराजित, परमेश्वर वर्मन प्रथम। दक्षिण भारत पल्लव व चालुक्य। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त कोई ऐसा राजा न था जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता। इसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश एवं कांची के पल्लव शासन कर रहे थे। चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय बादामी या वातापी में हुआ था। इस वजह से इन्हें बादामी अथवा वातापी का भी चालुक्य कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान शासक था। उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब आते पल्लव वंश पे। पल्लव वंश के शासकों का इतिहास उनके प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होता है। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से भी उनके इतिहास का पता चलता है। इस शक्तिशाली वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी, जो कृष्णा नदी के तट पर थी स्थित थी। कांचीपुरम वर्तमान में सिल्क उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पल्लव राजाओं का शासनकाल स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध रहा था। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय का कार्यकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों का रहा है। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर शामिल है। उसने मंदिर निर्माण में एक नई निर्माण शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया। जानेंगे पल्लवों का प्रशासन। राजा सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत और संगठित थी। छठा भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनके शासनकाल में सर्वत्र शांति और सुव्यवस्था थी। अगला टॉपिक है ग्राम्य जीवन। गांव में रहने वाले लोग राजा को लगान देते थे। दक्षिण भारत में उर, सभा व नगरम 3 प्रकार के गांव थे। उर में किसान रहते थे। ग्राम प्रधान इन किसानों से लगान वसूल कर राजा को पहुंचाते थे। सभा ब्राह्मणों का गांव था। यह 2 प्रकार का होता था, ब्राह्मदेय एवं अग्रहार। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान में मिला गांव ब्रह्मदेय गांव कहलाता था और अग्रहार गांव पर ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। गांव में जो भी कामकाज होते थे वो सामूहिक होते थे। नगरम में व्यापारी होते थे जो व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। राजा का कारवां जब भी इन गांवों से गुजरता था तो गांव वालों को
राजा की सेना व घोड़ों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।